Before we get started, does anyone want to get out? आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इस वीडियो के सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्टीव रोजर्स को एक कैचअप लिस्ट के साथ दिखाया जाता है। इसमें स्टीव ने उन सभी चीजों को लिखा हुआ होता है जो कि या तो उसने अपने टाइम स्लीप के दौरान मिस की होती हैं या फिर उसने आगे चल के करनी है। तो स्टीव की इस डायरी को डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंटली तैयार किया गया था, जिसमें इस लिस्ट को यूएस, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, रशियन कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंटली दिखाया गया था। बट इंडिया में इस लिस्ट के यूएस वर्जन को दिखाया गया था। इस मूवी के ओपनिंग फाइट सीक्वेंस में कैप्टन अमेरिका जिस अल्जीरियन मर्सनरी से लड़ता है तो उसे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट एंड यूएफसी चैंपियन जो सेंट पियर्स ने प्ले किया था। और इस मूवी में इस पॉपुलर एमएमए फाइटर का दिखना प्योर लक एंड गुड टाइमिंग की वजह से ही हुआ था। और इस रोल से फिल्म मेकर्स एंड जो सेंट पियर्स दोनों ही खुश थे। It's an honor getting beat up by Captain America. मूवी के सीन में निक फ्यूरी स्टीव रोजर्स को अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि वो एक एलिवेटर ऑपरेटर था। My grandfather operated one of these things for 40 years. तो इस एलिवेटर सीन में इस डायलॉग के जरिए एक्टर सैमुअल जैक्सन ने एक तरह सच्चाई ही बताई थी, क्योंकि इनके रियल लाइफ ग्रैंडफादर एक्चुअल में एक एलिवेटर ऑपरेटर का काम किया करते थे। और ये डायलॉग यहाँ पर कोई इम्प्रोवाइज सीन नहीं था, क्योंकि ये लाइन सैमुअल जैक्सन ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से ही बोली थी। मूवी में जब न्यू हेलिकैरिस को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम निक फ्यूरी टोनी को मेंशन करते हुए कहता है कि उसी के कहने पर ही न्यू हेलिकैरिस के इंजन्स को रिपल्सर टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। Repulsor engines. Stark? He had a few suggestions once he got an up-close look at our old turbines. क्योंकि द अवेंजर्स मूवी में आयरन मैन को प्रीवियस हेलिकैरिस के प्रोपेलर बेस्ड इंजन्स को फिर से रिचार्ज करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी, जिसके बाद ही टोनी ने फ्यूरी को न्यू हेलिकैरिस के इंजन्स को रिपल्सर टेक्नोलॉजी की मदद से बनाने के लिए कहा होगा। इस मूवी में एक्ट्रेस हेली एटवेल को एल्डरली पैगी कार्टर की फॉर्म में दिखाना फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि पहले इस सीन को प्रोस्थेटिक्स की मदद से करने की कोशिश की गई थी। I can't laugh because my neck might fall off, which is not something you hear every day. और उसमें पैगी कार्टर की ओरिजिनलिटी नहीं आ रही थी, जिसके बाद इस सीन की शूटिंग के लिए एक ओल्ड लेडी को हायर किया गया था और फिर इस ओल्ड लेडी एंड हेली एटवेल के साथ इस सीन को सेम एंगल एंड कैमरा पोजीशंस के साथ शूट किया गया था। इसके बाद इस सीन में दिखाई गई फुल अपीयरेंस इस ओल्ड लेडी की थी, बट इसके चेहरे पर एक्ट्रेस हेली एटवेल के आईज, माउथ एंड नोज का यूज किया गया था। मूवी के सीन में जब फ्यूरी स्टीव रोजर्स के अपार्टमेंट में उसका वेट कर रहा होता है तो इस सीन में हमें जो सॉन्ग सुनने को मिलता है तो इसी सेम सॉन्ग पर पैगी एंड स्टीव को अवेंजर्स एंड गेम मूवी के एंड में डांस करते हुए दिखाया जाता है। एंड कॉपीराइट के चलते मैं इस वीडियो में सॉन्ग तो नहीं चला सकता, बट आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हो। इस मूवी में दिखाया गया एलिवेटर फाइट सीन देखने में जितना ज्यादा जबरदस्त था तो इसे करने में इन सभी एक्टर्स को उतना ही ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इस इकलौते फाइट सीन को शूट करने में टोटल 7 दिन लगे थे, जिसे सही तरीके से करने के लिए इस सीन में दिखाए गए सभी एक्टर्स को लगभग 1 महीने तक ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। इस मूवी के जिन सीन्स में स्टीव और नताशा को एक साथ में दिखाया गया है तो इन सभी सीन्स के लिए अपने मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स क्रिस इवांस एंड स्कारलेट जोहानसन ने खुद ही लिखे थे। मूवी में जब आर्निम जोला सुपर कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो स्टीव रोजर्स एंड नताशा रोमनोव के नाम और उनके बर्थ ईयर्स को बताता है, जिनमें जोला नताशा का जन्म ईयर 1984 में बताता है। Romanov Natalia Alyanovna, born 1984. और 1984 में एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन का जन्म हुआ था। मोस्ट ऑफ द मार्वल फैंस आर्निम जोला को उसकी इस रोबोटिक फॉर्म से जानते होंगे, जिसमें उसका चेहरा उसके पेट पर बना होता है। और ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें पहले इस मूवी में भी दिखने वाला था, जिसमें आर्निम जोला को हमें एक रोबोटिक मोबाइल बॉडी में दिखाया जाता, बट मार्वल को ये आइडिया बहुत ही स्टूपिड लगा, जिसके बाद इसे सिंपली इन कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाया गया। और इस सीन में दिखाए गए आर्निम जोला के डायलॉग्स को कम से कम 30 से 40 बार चेंज किया गया था। पहले इस मूवी में हमें सैम विल्सन AKA फैल्कन की फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी, जिसे एक्टर एंथनी मैकी ने प्ले किया था, जो कि इस एक्टर के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि ये हमेशा से ही एक मार्वल कैरेक्टर को प्ले करना चाहते थे। इसके लिए एंथनी मैकी ने मार्वल स्टूडियोज को लगातार एक के बाद एक ईमेल्स लिखी थी कि वो किसी भी मार्वल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार हैं, स्पेशली ब्लैक पैंथर को। इसके बाद ये सभी ईमेल्स प्रोड्यूसर केविन फाइगी की नजर में पड़ने के बाद ही एंथनी मैकी को इस मूवी में फैल्कन का रोल करने को मिला था।
कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के कई सीन्स में ब्लैक विडो को एक एरो नेकलेस पहने हुए दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद फैंस ब्लैक विडो एंड हॉकाई को लवर्स मानने लगे थे। बट डायरेक्टर जो रूसो ने उस टाइम खुद ये बताया था कि इस एरो वाले नेकलेस को एक्टर स्कारलेट जॉनसन ने खुद ही ब्लैक विडो के कैरेक्टर के लिए चूज किया था, जिसका हॉकाई से कोई भी कनेक्शन नहीं था। बट इसके बाद भी ब्लैक विडो एंड हॉकाई की रिलेशनशिप को अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में क्लियर आउट किया गया था। इस मूवी में दिखाया गया विंटर सोल्जर का मास्क कैप्टन अमेरिका के मास्क से बिल्कुल ही अपोजिट होता है, जिसमें विंटर सोल्जर का मास्क उसके लोअर फेस को कवर करता है और उसके गोगल उसकी आईज को, बट दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का मास्क उसके लोअर फेस एंड आईज को रिवील करता है, जो कि विंटर सोल्जर के मास्क से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। एक्टर सेबेस्टियन स्टेन ने विंटर सोल्जर के रोल की प्रिपरेशंस के लिए 5 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग की थी और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल रिसर्च, कोल्ड वॉर हिस्ट्री, केजीबी, स्पाई मूवीज एंड ब्रेन वॉशिंग स्टफ के बारे में भी पढ़ा था। और इस मूवी में विंटर सोल्जर को ज्यादातर एक नाइफ का यूज करते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए सेबेस्टियन स्टेन फिल्मिंग सेट पर हर रोज एक प्लास्टिक नाइफ की मदद से अपने मूव्स को प्रैक्टिस करते रहते थे, जिसकी वजह से इस मूवी में विंटर सोल्जर के मूव्स देखने में इतने ज्यादा नेचुरल लगे थे, जिन्हें सेबेस्टियन स्टेन ने मोस्टली खुद ही परफॉर्म किया था। मूवी के फाइनल बैटल के टाइम जब स्टीव को फिर से कैप्टन अमेरिका सूट में दिखाया जाता है, तो उस टाइम कैप्टन ने अपनी ओल्ड यूनिफॉर्म को पहना हुआ होता है, जो कि उसने म्यूजियम से चुराई होती है। और इस मूवी के रिलेटेड सीन में एक्सप्लेन किया गया था कि कैप्टन अमेरिका ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके प्रीवियस यूनिफॉर्म में एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो स्ट्राइक टीम को एक फेक लोकेशन पर भेजकर खुद रेगुलर क्लोथ में हॉस्पिटल में जा पाता है। और इस मूवी के एंड में उसके पास कोई भी यूनिफॉर्म ना होने की वजह से स्टीव अपनी ओल्ड यूनिफॉर्म को पहनता है। दूसरी मार्वल मूवीज के मुकाबले द विंटर सोल्जर मूवी में कम से कम विजुअल इफेक्ट्स का यूज किया गया था, स्पेशली हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स एंड फाइट सीन्स में, जिन्हें एक्टर्स एंड स्टंटमैन्स ने खुद ही परफॉर्म किया था। तो इसी वजह से इस मूवी के एक्शन सीन्स देखने में इतने ज्यादा जबरदस्त थे, क्योंकि ये मूवी रूसो ब्रदर्स की फर्स्ट एमसीयू मूवी थी और वो इसे ज्यादा ही ज्यादा प्रैक्टिकल रखना चाहते थे। इसके बाद नेसेसरली एंड मोस्टली हैरी कैरेट वाले सीन्स में ही सीजीआई का यूज किया जाता था। मूवी के एंड में जब निक फ्यूरी की ग्रेव को दिखाया जाता है, तो उस पर निक फ्यूरी के नाम के नीचे एक लाइन लिखी होती है, द पाथ ऑफ द रिचेस्ट मैन इज़ेकिएल 25.17। तो एक्चुअल में ये लाइन पल्प फिक्शन मूवी से ली गई थी, जिसमें सैमुअल जैक्सन के कैरेक्टर जूलियस विनफील्ड की ये फेवरेट लाइन होती है। Ezekiel 25:17, the path of the righteous man is beset on. पहले में इस मूवी में ब्लैक विडो के साथ साथ हॉकाई भी दिखने वाला था, जिसमें मैं कैप्टन अमेरिका एंड हॉकाई के बीच एक फाइट सीन देखने को मिलता, जिस दौरान हॉकाई कैप्टन को उसके सूट में लगे ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बताता। बट उस टाइम एक्टर जेरेमी रेनर के पास टाइम ना होने की वजह से वो इस मूवी का पार्ट नहीं बन पाए। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के साथ साथ एक्टर सेबेस्टियन स्टेन ने मार्वल स्टूडियोज के साथ टोटल 9 मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और जब सेबेस्टियन द विंटर सोल्जर की शूटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किस मूवी में काम कर रहा है। जिसके बाद 2013 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में सेबेस्टियन स्टेन को पता चला था कि वो इस मूवी का टाइटल रोल द विंटर सोल्जर को प्ले कर रहे हैं। ओरिजिनली कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी की शूटिंग फ्रीजर बर्न के नाम से हुई थी, ताकि स्पॉयलर्स को अवॉइड किया जा सके। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इस मूवी के टाइटल में द विंटर सोल्जर नाम होने ही नहीं वाला था, क्योंकि द विंटर सोल्जर के नाम से इस मूवी के प्लॉट के बारे में बहुत कुछ रिवील हो जाता है कि इसमें कौन और क्या होने वाला है। बट इसके बावजूद भी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर नाम फिल्म मेकर्स को बहुत ही ज्यादा पैशनेट लगा था, जिसके बाद उन्होंने इस मूवी का ये टाइटल रखा था। तो ये थे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। एंड इफ enjoyed then like this video, subscribe factors for fact videos like this one। और अगर आपको अपनी इसी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।